नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में 4 प्रश्न और उनके उत्तर डिस्कस करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आज के 4 सवाल आपसे शेयर करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, क्या ओसीडी से पीड़ित लोग क्लीनलीनेस को लेकर बहुत फिक्सेटेड होते हैं? क्या उनके मन में एक धुन सवार होती है सफाई करने की? और अगर ऐसा है तो क्यों होता है ऐसा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओसीडी है और वो क्लीनलीनेस से ऑब्सेस्ड रहते हैं, पर ये सिर्फ एक एरिया है ओसीडी का जिस पर कि कोई फोकस हो सकता है। फोआ और कोजैक जो कि शोधकर्ता थे एक रिसर्च के, जो कि उन्होंने 1995 में कंडक्ट की थी, उनके इस शोध के मुताबिक जब उन्होंने ओसीडी की प्रिवेलेंस को देखा कि कितने लोगों में ये मौजूद है और किस तरह से ओसीडी उनमें पाया जाता है, तो उन्होंने देखा कि केवल 27% पेशेंट ही ऐसे थे ओसीडी के जिनमें क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन या कंपल्जन मौजूद था, जिसमें कंटेमिनेशन का फियर जो था वो अक्सर रिलेटेड होता था क्लीनलीनेस को लेकर। मतलब बाहर से जो क्लीन करने की आदत है उसमें मन में अगर देखें तो ऑब्सेशन था कंटेमिनेशन का डर कि कहीं कुछ गंदा ना हो जाए, कहीं कुछ जर्म्स ना लग जाए जिससे कि बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए या कुछ और कोई बड़ी अनहोनी ना घट जाए। इस चीज़ का उनमें फियर था जिसकी वजह से वो बार बार क्लीन करते थे, वॉश करते थे। जबकि सारे पेशेंट ऐसे नहीं होते जिनमें कि क्लीनलीनेस का कंपल्जन हो और उनको फियर ऑफ कंटेमिनेशन भी हो। बिना किसी कंटेमिनेशन के डर के भी लोग क्लीन करते हैं, किसी वजह से उनमें वो आदतें डेवलप हो जाती हैं। और फियर ऑफ कंटेमिनेशन उन शोधकर्ताओं ने ऐसा पाया कि करीब 38% लोगों में प्रेजेंट था। तो मतलब बाकी के कई सारे पेशेंट ऐसे भी थे जिनमें कंटेमिनेशन का फियर तो था पर वो क्लीन नहीं करते थे, क्योंकि केवल 27% लोग ही ऐसे थे जो क्लीनलीनेस का कंपल्जन शो करते थे। तो बाकी के जो बचे हुए 11% लोग थे उनमें कोई और कंपल्जन था या सिर्फ उनके अंदर फियर ऑफ कंटेमिनेशन का ऑब्सेशन था। तो इस तरह से कंटेमिनेशन का डर होना, किसी जर्म्स या किसी बीमारी का लग जाना, किसी तरह से बार बार क्लीन करने की नीड होना, ये कुछ ही ओसीडी पेशेंट्स में देखने में आता है, चाहे ऑब्सेशन की फॉर्म में हो या चाहे ऑब्सेशन और कंपल्जन दोनों की फॉर्म में हो। जिन लोगों को कंटेमिनेशन का फियर होता है उनको जब भी कोई फिजिकल क्यू दिखाई देता है जर्म्स या गंदगी को लेकर, फिजिकल क्यू मतलब जब आसपास उनको कुछ गंदा दिखाई दे जाता है तो उनका ये फियर जो है वो ट्रिगर हो जाता है। और जब तक उनको आसपास कोई ऐसा गंदगी या जर्म का संभावना ना दिखाई दे तो वो रिलीव्ड रहते हैं, शांत रहते हैं। तब उन्हें लगता है कि रूम के अंदर या उनके बिस्तर या मेज़ के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि उनको कोई हार्म होगा, कोई नुकसान होगा। और जब उनको ऐसा कुछ दिख जाता है जिसको कि उन्हें लगता है कि इससे कोई बीमारी हो सकती है, तो वो उसे साफ करने के लिए या खुद को उससे बचाने के लिए कोई ना कोई प्रयास लेते हैं जिसमें वो क्लीन भी कर सकते हैं, साफ सफाई, धोना वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो क्लीनलीनेस जो होता है वो कोई ऐसा फितूर नहीं है जिसको बस साफ करना ही है बार बार, ऐसी एक नीड अपने में ही इंडिपेंडेंटली आती है। वो फियर ऑफ कंटेमिनेशन की वजह से आती है। और साथ ही क्लीनलीनेस का एक ये भी मतलब रहता है कि उनको चीज़ें जो हैं वो बड़े ऑर्डर में रखनी हैं, चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से रहें, सही तरीके से परफेक्टली मैनेज रहें। मतलब कि उनको अपने शरीर को, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने के पीछे एक ऑर्डरलीनेस की भी नीड होती है। तो परफेक्शन और ऑर्डरलीनेस अक्सर ज़्यादातर ऑब्सेशंस के रूट कॉज में देखने में मिलता ही है। और यही एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ऑब्सेशंस भी बनी रहती हैं और साथ ही कंपल्जन्स करने की भी नीड हमेशा एक पेशेंट में रहती है। तो जो क्लीनलीनेस है वो एक तरह के परफेक्शन और ऑर्डरलीनेस का ही मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ऐसा करने से एक पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो खुद के और अपने एनवायरनमेंट के कंट्रोल में है। जब तक उनको लगता है कि उनके आसपास का माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके हिसाब से उसमें साफ सफाई हुई पड़ी है,
तब तक वो अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल महसूस करते हैं, अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल महसूस करते हैं। और जब भी उनको लगता है कि कोई गंदगी हो गई है या किसी और व्यक्ति ने कुछ गंदा कर दिया है, तो उनको ये कंट्रोल की फीलिंग जाती हुई महसूस होती है। तो उस कंट्रोल को दोबारा से महसूस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वो दोबारा से क्लीन करते हैं और दूसरों को भी जोर जबरदस्ती करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो खुद को भी साफ करें और खुद को भी गंदा ना करें, या अगर वो गंदे हैं तो उनके आसपास किसी तरह से मंडराए ना, इधर उधर भटके ना। तो ऐसे में वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि ये जो साफ सफाई का जो उनको कंपल्जन है, ये बार बार ना करना पड़े। उसके लिए वो इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं कि किसी तरह से वो कंट्रोल में रहने के प्रयास में दूसरों को और खुद को एक ही रिस्ट्रिक्टेड से एनवायरनमेंट में बांध कर रखते हैं, और इसी के आसपास उनकी बहुत सारी आदतें जो हैं वो शेप ले लेती हैं, एक अलग सा ही ऑब्सेस्ड सा रूप ले लेती हैं। क्लीनलीनेस एक तरह का अवॉइडेंस भी होता है। कहीं ना कहीं वो अपने फियर के एकदम आमने सामने नहीं आना चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते। तो क्लीन करके वो किसी डर को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, या ये कहें कि जिस चीज़ से उनको डर लग रहा है वो उससे ही खुद दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो दूर भागने की संभावना क्योंकि उसमें पूरी तरह से मौजूद नहीं होती, इसलिए क्लीन करके एक तरह से गंदगी को खुद से दूर भगाया जाता है। क्योंकि गंदगी तो आसपास है, चारों तरफ है, दूर भाग के एक व्यक्ति कहाँ चला जाएगा। तो उनको लगता है कि गंदगी उनकी तरफ आ रही है, इसको खुद से दूर भगाओ, और दूर भगाने की जद्दोजहद में वो क्लीन करते हैं। कुछ लोग जब अपना कमरा या अपनी कोई चीज़ें क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद उसे छूते तक नहीं, कई बार तो कमरे में भी एंटर नहीं करते, या घर के अंदर कोई मंदिर है या कोई और ऐसी अलमारी या जगह है उसको टच भी नहीं करते, हाथ भी नहीं लगाते, इस फियर से कि कहीं वो गंदी ना हो जाए, और अगर वो गंदी हो जाएगी तो उनको बार बार साफ करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि अवॉइड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश की जाए। जब एक क्लीनलीनेस से ऑब्सेस्ड पर्सन अपने रूम को, अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन करता है, तो वो इस हद तक उसे क्लीन करने की कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे तरह से वो चीज़ साफ़ हो जाए, उसका रूम साफ़ हो जाए, उसकी बिलोंगिंग्स, उसके कपड़े साफ़ हो जाएं, ताकि उसे बार बार ये चीज़ें साफ़ ना करनी पड़े। बेस्ट से बेस्ट तरीके से वो साफ़ करने की कोशिश एक ही बार में करता है, ताकि वो बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो जाए, जिसकी वजह से वो बार बार की सरदर्दी को अवॉइड कर सके। या ये कहें कि उसे ऐसा लगता है कि एक बार अच्छे से साफ कर लेने से अब उसके मन शांत रहेगा और फिर दोबारा गंदगी जो है वो उस पर नहीं होगी, और ऐसे में वो गंदगी पर काबू पा लेगा और किसी तरह से बीमारियां या दूसरे जो डर हैं उनको दूर रखेगा। पेशेंट के घर की या पेशेंट के आसपास की चीज़ें जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं और नहीं चाहते कि वो गंदी हो जाएं, वो इतना स्पेशल सिग्निफिकेंस देने लगते हैं उन चीज़ों को, एज इफ़ कि जैसे उनको सजा कर संजो कर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि घर जो है वो कोई तरह का म्यूज़ियम बन गया है, जहाँ हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी रहनी चाहिए और उसको टच भी नहीं करना किसी ने। और ऐसे में वो अपने में पूरा कंट्रोल फील करते हैं और किसी ना किसी तरह से अपने को संतुष्ट करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न, ओसीडी का कोर्स, मतलब ओसीडी किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो एक जैसा रहता है, या वो धीरे धीरे वर्स होता जाता है, या वो इम्प्रूव करता जाता है, या वो वेरी करता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है। तो ओसीडी का जो कोर्स है, प्रोसेस है, वो किस तरह का रहता है? ओसीडी का कोई स्टैंडर्ड कोर्स नहीं होता, इसे वैज्ञानिक कहते हैं कोर्स ऑफ इलनेस। कोर्स ऑफ इलनेस का मतलब है कि एक बीमारी किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें पेशेंट की कंडीशन अच्छी होती है या बुरी होती है, इस तरह के अलग अलग कोर्स होते हैं किसी भी बीमारी के। तो ओसीडी का कोई एक स्टैंडर्ड कोर्स नहीं होता जिसमें हम कहें कि एक बार अगर ये शुरू हो गया तो इसके बाद धीरे धीरे बुरा ही होता जाएगा, या धीरे धीरे ये अपने आप ठीक होता जाएगा, इलाज के बाद ये बुरा ही होगा या अच्छा ही होगा। इस तरह का कोई भी एक फिक्स आंसर देना करीब करीब नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ एक बात कहनी ज़रूरी है कि जब ओसीडी शुरू होता है तो शायद वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स से शुरू होता है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है ज़्यादातर केसेस में वो समय के साथ वर्स ही होता है, या ये कहें कि एक टाइम के बाद आके वो करीब करीब एक जैसा बना रहता है, जिसके अंदर कभी कभी बहुत बुरे एपिसोड आ जाते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखता है।
भले ही वो इम्प्रूवमेंट इलाज की वजह से आई हो या भले ही उस पर्सन ने खुद ही किसी तरह से मैनेज कर लिया हो, वो कहीं व्यस्त हो गया हो, किसी जॉब या किसी काम में संलग्न हो गया हो, तो किसी वजह से उसके सिम्टम्स कभी कभी कम भी हो जाते हैं और कभी कभी इलाज की वजह से पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। पर आमतौर पर ओसीडी का जो कोर्स है वो एक जैसा ही बना रहता है। कभी कोई सिम्टम बढ़ते हैं, कभी कोई कम होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट जो है वो सिर्फ बुरी कंडीशन में ही पहुंचता जाता है या पेशेंट जो है वो अपने आप धीरे धीरे रिकवर कर जाता है, ऐसा कहना गलत होगा। कई सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इनफैक्ट कुछ फिजिकल बीमारियां भी होती हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे पेशेंट अपने आप रिकवर कर लेता है और बीमारी चली जाती है। ओसीडी के मामले में ना के बराबर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और अगर होता भी है तो वो बहुत माइल्ड लेवल के ओसीडी सिम्टम्स होते हैं जिसमें ऐसा हो पाता है। मॉडरेट या सीवियर इंटेंसिटी के ओसीडी पेशेंट्स में करीब करीब इम्पॉसिबल होता है कि धीरे धीरे ओसीडी अपने आप कम हो जाए और लोग जो है उससे अपने आप बाहर आ जाएं। इसी के साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, कि ये बहुत रेयर होता है कि ओसीडी आया और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। ये भी बहुत रेयर इंसिडेंट है, रेयरली ऐसा होता है। इनफैक्ट रेयरेस्ट केसेस में ही ऐसा होता है, हम ये कहेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपको ओसीडी का डायग्नोसिस मिल जाए, कुछ महीनों तक ओसीडी का डायग्नोसिस मिला हुआ है और उसके बाद आप ओसीडी का क्राइटेरिया मीट नहीं करते या ओसीडी के लिए क्वालिफाइड नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। भले ही आप कुछ हफ्ते या महीने तक ओसीडी के सिम्टम शायद ना भी महसूस कर रहे हो, पर फिर भी सब क्लिनिकल लेवल पर दिमाग के किसी कोने में ओसीडी बैठा ही रहता है, और ये कहना कि ओसीडी क्योर हो गया है ये करीब करीब इम्पॉसिबल है किसी भी पेशेंट के लिए कहना। इसलिए कुछ टाइम के लिए अगर लगता है कि सिम्टम सारे चले गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि ओसीडी क्योर हो गया है। वो दोबारा लौट आएगा, दोबारा लौट आ ही जाता है और फिर से एक व्यक्ति ओसीडी का क्राइटेरिया मीट कर लेता है। क्राइटेरिया का मतलब है कि किस बेसिस पर डायग्नोसिस दिया जाता है, डीएसएम या आईसीडी को फॉलो किया जाता है, जिस बेसिस पर साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो डायग्नोस करते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है किसी पेशेंट को। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए दवा की वजह से या थेरेपी की वजह से आपके सिम्टम्स करीब करीब ख़त्म से हो जाएं, पर फिर भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप ओसीडी को क्योर कर चुके हैं। ओसीडी का क्योर कह सकते हैं आज के करंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कि ओसीडी का क्योर मौजूद नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग कभी ना कभी किसी ना किसी ओसीडी के सिम्टम और उसके कोई ना कोई कंपल्शन से, ऑब्सेशन से डील करते ही रहते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से वो ओसीडी का क्राइटेरिया मीट करते ही हैं, और ऐसे में बस इंटेंसिटी बदलती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है सिम्टम्स की, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेसफुल टाइम पर अलग अलग सिचुएशंस में आपके मन में अलग अलग बदलाव आते हैं, बिहेवियर में बदलाव आते हैं। तो उस वजह से कभी सिम्टम बढ़ जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा हमेशा के लिए ऐसा पीरियड आ जाएगा, फेज आ जाएगा जब ओसीडी आपका खत्म हो चुका है। तीसरा प्रश्न, किस तरह से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं कि कोई पर्सन सिर्फ कोई काम अच्छे से कर रहा है या उसको ओसीडी है। मतलब बहुत से लोगों के कोई एक सेट तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं, स्टाइल होते हैं किसी काम को करने के, जैसे कि घर में कोई काम करना, घर में अपने को ऑर्गेनाइज करके रखना, अपना रोज़मर्रा का ऑफिशियल और प्रोफेशनल वर्क को करने के पीछे एक सिस्टमेटिक स्टाइल होना। कब हम कहेंगे कि ये ओसीडी नहीं है, केवल नॉर्मल हमारे तरीके हैं काम करने के, या किस तरह से हम कहेंगे कि ये जो रोज़मर्रा के जो ऑर्गेनाइजिंग वर्क होते हैं, टास्क होते हैं, ये अब ओसीडी का रूप ले चुके हैं। हम सभी के कुछ ना कुछ पैटर्न और रूटीन होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम आसान हो जाते हैं और लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, टाइम से सारे काम निपटने लगते हैं। ऐसे में अगर हमारे काम में कोई दखल आ जाए, हमारे को कोई काम नए तरह से करने पड़ जाएं, जैसे मान लीजिए हम कहीं अपने ऑफिस में जाते हैं और रास्ते में ड्राइव करके जाते हैं और पता चले कि रास्ते में सड़क पर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हमें रास्ता बदल के जाना पड़े, या रोज़ हम ऑफिस पहुंचकर पेंडिंग वर्क जो है उसको एनालाइज करते हैं और दिन भर के काम को एक प्लान के थ्रू करने की कोशिश करते हैं,
और किसी वजह से हम वो प्लान नहीं कर पा रहे, हम लेट होते जा रहे हैं और हमारे सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारा सेट तरीका, पैटर्न, रूटीन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, क्योंकि ऐसे में हमें रोज़मर्रा के टास्क और काम जो हैं वो इस तरह से करने पड़ते हैं जैसा कि हमने पहले कभी उन्हें उस तरह से नहीं किया। तो इसलिए हमारे जो पैटर्न होते हैं, रूटीन होते हैं, वो हमारे को काफ़ी स्ट्रक्चर देते हैं। इन रूटीन को फॉलो करने से हम काफ़ी व्यवस्थित रहते हैं, आराम से सारे काम भी हो जाते हैं और हम काफ़ी संतुष्ट और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। पर अगर मान लीजिए कि किसी चोर को, मतलब घर का कोई जो चोर होते हैं, काम होते हैं, कोई भी टास्क होता है, उसको हर बार एक पर्टिकुलर तरीके से आपको करने की इच्छा रहे, हर बार उसको आपको वैसे ही करने का मन होता हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ओसीडी ही है, पर हाँ, अगर आपको ये लगे कि नहीं, इस तरह से काम करना ही अकेला तरीका है काम करने का, हर बार मुझे ऐसे ही करना है, अगर ये काम मेरा इस तरह से नहीं हो पाया तो जैसे कि कुछ नुकसान हो जाएगा या कुछ बड़ी अनहोनी घटना घट जाएगी और आपको बेचैनी होने लगे, परेशानी होने लगे, एंग्जाइटी होने लगे, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि शायद आपको ओसीडी है। कहीं ना कहीं ऐसे में हम कहेंगे कि उस काम को पूरा करने का जो आपका तरीका है वो काफ़ी ऑब्सेसिव और कंपल्सिव स्टाइल का है। किसी भी ऐसे काम को जिसको कि हम कहें कि वो ओसीडी है या नहीं है, उसको फ़र्क करने का एक ही तरीका होता है बताने का, कि मान लीजिए कि अगर वो काम आपको करने को ना मिले या एक पर्टिकुलर तरह से आप वो अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी मनोदशा क्या होगी, आपका मेंटल स्टेट कैसा होगा, उसी के बेसिस पर डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर ये काम को एक तरह से ना करना आपको परेशान नहीं करेगा, तो मतलब ओसीडी का कोई खास बड़ा रोल नहीं है, मतलब ओसीडी आपको शायद नहीं है, या एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टास्क के लिए तो आपके अंदर ऑब्सेशन और कंपल्जन नहीं है, हम ये कह सकते हैं। पर अगर ये आपको परेशान करेगा, बॉदर करेगा, आपको लगेगा कि अरे नहीं, मुझे तो वैसे ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए था, तब कहीं ना कहीं ओसीडी है आपको, या ये कहें कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क को लेकर तो आप में ऑब्सेशन और कंपल्जन है ही। जब अगर लगे कि हाँ, कुछ आदतें, कुछ बिहेवियर्स आपके ओसीडी जैसे हैं, तब उस केस में आपको ट्रीटमेंट लेने का सोचना चाहिए। आपको ये जो साइकिल है पूरी ऑब्सेशंस कंपल्जन्स की, और जो फिक्स्ड पैटर्न है आपका उस काम को करने का, उसे तोड़ने के लिए, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वो साइकिल पूरी तरह से टूट पाएगी। चौथा प्रश्न, क्या कोई कंपल्जन ऐसा हो सकता है जिसमें हम कुछ करने की बजाय कुछ ना कर रहे हों? कुछ ना करना ही कंपल्जन हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, ये भी ओसीडी का एक सिम्टम होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रिचुअल का मतलब होता है कि कुछ किया जा रहा है, कुछ दिखाई देने वाला एक्शन किया जा रहा है। पर कंपल्जन्स कुछ ऐसा रूप भी ले सकते हैं जिसमें कि अगर कोई चीज बार बार ना की जाए, ताकि उससे आने वाला डर और उससे आने वाला डिजास्टर या अनहोनी को रोका जा सके, तो भी उसे कंपल्जन ही कहा जाएगा, तो भी वो ओसीडी का पार्ट ही होगा। किसी भी तरह से कुछ अनहोनी को जब प्रिवेंट किया जा रहा है, कुछ करके या कुछ ना करके, दोनों केस में वो कंपल्जन का पार्ट होता है। इसलिए कंपल्जन्स बड़े अलग अलग रूप लेता है। हम किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्शन के बेसिस पर ओसीडी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओसीडी के पीछे की साइकोलॉजी समझनी जरूरी होती है कि ओसीडी के पीछे जड़ में, बेस में हो क्या रहा है। अगर कुछ अनहोनी, कुछ दुर्घटना, कुछ डेंजर, कुछ थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ किया जा रहा है या कुछ नहीं भी किया जा रहा, दोनों केस में ये एक तरह का कंपल्जन ही होगा, कंपल्जन होता है। तो कंपल्जन इस तरह से दिखाई दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आप किसी कुर्सी पर बैठने से खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे पहले कोई और जो बैठा होगा उसके बैठने से सीट गंदी हो गई होगी, या आप जब भी वहां बैठते हैं तो कोई टॉवल रख के बैठते हैं या कोई कपड़ा रख के बैठते हैं या उसे साफ करके बैठते हैं। तो ये भी कॉन्टेमिनेशन के फियर का एक ऑब्सेशन ही है, या ये कहें कि ये कंपल्सिव एक्ट है। किसी ना किसी तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कॉन्टेमिनेट ना हो, या अगर कॉन्टेमिनेशन हो जाए, किसी वजह से हो चुकी हो, तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि ऐसे में लग सकता है कि अगर हम वहाँ बिना साफ किए बैठ गए तो वहाँ पर जो जर्म्स हैं वो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे,
कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे, हमें नुकसान पहुंचा देंगे वो जर्म्स, किसी तरह की बीमारी हो जाएगी, या बस किसी तरह से वो स्प्रेड हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी हमें नुकसान होगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए, उस हार्म को, उस दुर्घटना को बचाने के लिए हम किसी तरह से प्रयास लेते हैं कि उस जगह पर एक प्रकार से बैठा जाए, साफ सुथरा बनाकर उसे बैठा जाए, वहाँ कोई कपड़ा रख दिया जाए या उसे सैनिटाइज कर दिया जाए, ताकि हम बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर बैठें और कंटेमिनेशन का रिस्क कम कर दें। तो कुछ ऐसा ही ओसीडी पेशेंट के दिमाग में ओसीडी काम करता है जब वो अलग अलग वस्तुओं, चीज़ों के बीच भेद करने लगते हैं, अच्छे और बुरे का फ़र्क करने लगते हैं, और गंदगी जो है कहीं भी अगर लग जाए तो उन्हें लगता है कि वो उन पर स्प्रेड कर जाएगी। तो हर संभव कोशिश करते हैं कि गंदगी को खुद से दूर किया जाए, ना ही केवल उस चीज़ से दूर रहा जाए जिसके ऊपर किसी तरह की गंदगी है, ऐसी संभावनाओं को भी वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई और यहाँ पर बैठा होगा, किसी और ने इसको छुआ होगा। तो न जाने कैसे कैसे कनेक्शन उनका दिमाग बनाता है, जिससे कि वो पूरा प्रयास लेते हैं कि वो उस चीज़ से दूर रह पाएं, ताकि गंदगी का उनके ऊपर आना रुक सके। तो ये रहे इस वीडियो के 4 प्रश्न और उनके 4 उत्तर। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर लें और वीडियो शेयर भी कर लें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल और सीरीज़ के साथ बने रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।